नमस्कार प्यारे मित्रों, वेदना चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी मेहनत करके अपना घर चलाने वाली एक साधारण स्त्री के जीवन की कथा को पहुंचती है। उसके सामने एक दोराहा है जिसमें से एक रास्ते का चयन उसे खुद ही करना है। मेरी आज की कहानी है घर वापसी। रोज रोज की चिकचिक अब मुझसे ना सही जाए। केसर थमथमा कर बोली। अरे, बावली हुई जा रही है क्या? अम्मा ने भी तेवर दिखाते हुए जवाब दिया। क्यों माधव के पीछे पड़ी रहे? काम पर जाता तो है ना। अब किसी दिन काम ना मिले तो क्या करे बेचारा। क्या करूं ऐसे काम का? जो कमाता है शराब में फूंक दे मैं। ठीक है, तू जाके अपना काम देख, मैं चूल्हा चौका संभाल लूंगी। अम्मा थोड़ा नम्र पड़ गई। केसर ने चूल्हे से उबलती चाय उतारी और रात की बासी रोटी पर गुड़ की डली रखकर अम्मा के आगे सरका दी। ए भानु, तू भी कुछ खा ले। स्कूल में क्या पढ़ेगा जब पेट में गुड़गुड़ होता रहेगा। भानु दौड़ कर आया और दादी के पास बैठकर रोटी खाने लगा। अच्छा अम्मा, मैं जा रही हूँ। तरकारी काट के रख दी है, आटा भी गूंद दिया है। रोटी बना लीजिए। छोटे का ध्यान रखियो। केसर ने भानु की बाह पकड़ी और घर की दहलीज पार करके तेज तेज कदमों से चलने लगी। आज फिर देर हो गई थी। मालिक गुस्सा होगा। भानु, जल्दी जल्दी पैर उठा, स्कूल का काम भी टाइम हो गया है। भानु को स्कूल के गेट पर छोड़कर केसर आगे बढ़ी। सामने से उसी की फैक्ट्री में काम करने वाली औरतों का झुंड आ रहा था। केसर भी उनमें शामिल हो गई। सारी टोली बतियाते हुए चली जा रही थी। कुछ घर के ताने उल्हानों में लगी थी, कुछ हंसी मखौल में। रुकमा के मजाक पर तो केसर बेखिलखिला के हंस पड़ी। दीनानाथ कपड़ा फैक्ट्री, इसी में केसर काम करती थी। अलग अलग तरह के कपड़ों को तह करके पैकेट में रखना होता है। काम ज़्यादा मेहनत का नहीं है और मिलना जुलना भी हो जाता है। पैसा भी ठीक ही मिल जाता है। केसर का गुस्सा ठंडा हो चुका था। वो मन ही मन सोचने लगी, इस बार पगार मिलेगी तो क्या क्या खरीदारी करेगी, कितना बचा लेगी, वगैरह वगैरह। वो सोचने लगी, इस बार अम्मा के लिए धोती भी ले लूँगी। वैसे तो बेमतलब के बुड़मुड़ करती रहती है, फिर भी घर संभाल लेती है, छोटे का ध्यान रखती है, तभी तो मैं यहाँ आ पाती हूँ। इतना हक तो अम्मा का भी बनता है। अरे केसर, रोटी खाने की छुट्टी हो गई है। घंटी की आवाज़ न सुनाई दी तुझे? कल्याणी उलाहना सा देते हुए बोली। केसर जोड़ घटाव में इतनी मगन थी कि टाइम का पता ही ना चला। उसने डब्बा खोला और कल्याणी के साथ साथ चलने लगी। फैक्ट्री में दो बड़े बड़े कमरे बने थे। एक में औरतें काम करती थीं, दूसरे में मर्द। दोपहर 1 से 2 बजे तक की छुट्टी मिलती थी, खाना खाने और सुस्ताने के लिए। फैक्ट्री के बाहर एक पार्क बना हुआ था। उसी में बैठकर सब खाते, सुस्ताते और आप बीती सुनाते, कुछ गाना भी गाते। कृष्णा मर्दों की टोली का लीडर था। उम्र में तो ज़्यादा बड़ा ना था, पर बातों में वो सबको जीत लेता था। गाना भी अच्छा गाता था। कभी कभार केसर से भी बातचीत हो जाती थी। वो थी भी सांवली सलोनी। केसर सोचती, एक जगह ही काम करते हैं, कभी कभी हंसी मजाक कर लेता है, इतना तो चलता है। अगले दिन जल्दी जल्दी घरेलू काम निपटाकर केसर काम पर जाने की तैयार हुई। भानु को लेकर घर से निकली। अभी कुछ कदम ही चली थी कि साइकिल की घंटी सुनकर एक किनारे हो गई। पीछे देखा, अरे ये तो फैक्ट्री वाला कृष्णा है। वो भी साइकिल से उतर गया। अच्छा, तो तू यहाँ रहती है? इधर से रास्ता छोटा पड़ता है, इसीलिए आ गया हूँ, कृष्णा ने सफाई सी देते हुए कहा। केसर ने कोई जवाब ना दिया, चुपचाप चलती रही। कृष्णा बहुत ही शरीफाना लहजे में बोला, केसर पीछे साइकिल पर बैठ जा, बिटवा आगे डंडे पर बैठ जावेगा। इससे पहले कि केसर कुछ कहती, भानु साइकिल पर बैठने के लिए मचलने लगा। कृष्णा ने बच्चे को उठाकर बिठा लिया। अब केसर को भी मजबूरी में बैठना पड़ा। धीरे धीरे ये रोज का ही सिलसिला बन गया। अब केसर और कृष्णा की बातचीत हास परिहास से उठकर घर गृहस्थी की बातों तक पहुंच गई थी। केसर माधव की बुरी आदतों के किस्से भी सुनाने लगी थी। कृष्णा हमदर्दी दिखाता तो उसे अच्छा लगता था। आज केसर बहुत खुश है। 600 रुपये जो उसकी मुट्ठी में। खरीदारी की सूची तो उसने पहले ही बना ली थी, जिस दिन पगार मिलती। औरतें
बाजार जरूर जाती थी। कोई घर के लिए सौदा सुल्फ लेती, तो कोई बच्चों के लिए, किसी को अपनी बुजुर्ग माँ के लिए कुछ लेना होता। केसर भी रुक्मा और कल्याणी के साथ खरीदारी करने बाजार पहुंची। छोटे के लिए स्वेटर, भानु के लिए जूते लेकर अम्मा के लिए धोती भी खरीद ली। बार बार नोट मसल के देखती कि कितने बचे हैं। रुक्मा ने पति के लिए कुर्ता खरीदा, तो केसर ने भी माधो के लिए एक कुर्ता छांट कर ले लिया। सोचने लगी, जैसा भी है तो पति ही। खरीदारी के बाद सब अपने अपने घर की ओर चल दिए। केसर भी दौड़ती हुई चल रही थी। आज खासी देर हो गई, अंधेरा भी छा गया था। घर के दरवाजे से ही उसे माधो के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। केसर की सारी खुशी काफुर हो गई। अंदर जाके देखा, अम्मा एक तरफ कोने में मुंह लटका के बैठी थी। बच्चे भी सहमे से खड़े थे। चूल्हा भी ठंडा पड़ गया था। इससे पहले कि केसर कुछ कहती, माधो ने उसे जोर से लात मारी और गर्जा, कहाँ से गुलछर्रे उड़ा के आ रही है इतनी देर से? काम का तो बहाना है, यारों के साथ मौज मस्ती करने जाती है। इससे आगे सुनना केसर की बर्दाश्त से बाहर हो गया था। थैला वहीं पटक कर कानों पर हाथ रखकर बैठ गई। माधो गुस्से से उठा और उसे धक्का देकर घर से बाहर कर दिया। बेचारी अपनी सफाई में कुछ भी न कह सकी। वहीं दरवाजे के बाहर घुटनों में सर छुपाए बैठ गई। न जाने कब झपकी लग गई। अचानक कंधे पर किसी का स्पर्श पाकर घबराई सी आंख खोलकर देखा तो अम्मा खड़ी थी। मिन्नत करके उसे अंदर ले गई। केसर का मन भर आया। माधो तो सुबह सुबह ही उठकर कहीं चला गया था। अम्मा ने केसर को प्यार से समझाकर काम पर भेज दिया। आज फिर रास्ते में किसना मिल गया। केसर बिना नानुकर किए साइकिल पर बैठ गई। आज वो बहुत परेशान थी। सोच रही थी अपनी सारी कड़वाहट कहीं जाकर उड़ेल दे। उसे देखकर कृष्णा कुछ कुछ तो समझ गया था। रास्ते में एक ढाबे पर उसने साइकिल रोकी। केसर भी चुपचाप साइकिल से उतरकर ढाबे की बेंच पर बैठ गया। कृष्णा ने बातों में उलझाकर उससे सारी असलियत उगला ली। हमदर्दी दिखाते हुए बोला, तू क्यों उस निकम्मे के साथ जिंदगी बर्बाद कर रही है? मेरे साथ गांव चल, अपने खेत खलिहान है, आराम से रहेंगे। केसर चुपचाप सुनती रही और मन ही मन सोचने लगी कि बस अब और नहीं सहेगी। बच्चों को दादी संभाल लेगी। उसके परेशान दिलो दिमाग ने फैसला तो ले लिया, पर मुंह से कुछ नहीं बोली। छुट्टी के बाद रोज की तरह घर की ओर चल दी। ये क्या, आज तो माधव रास्ते में ही मिल गया। नशे में चूर गुस्से से उसे घसीटता हुआ घर में लाया। आज तो अम्मा की हिम्मत भी जवाब दे गई थी। बच्चे भी भूखे प्यासे सो गए थे। माधो ने लात घूंसों से केसर की पिटाई की, फिर दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। केसर भी निढाल होकर एक तरफ गिर गई। शरीर में इतना भी दम न बचा कि उठकर 2 घूंट पानी पी ले। रात भर दर्द से कराहती रही। अभी अंधेरा सिमटा भी नहीं था कि बिजली की तरह केसर के दिमाग में एक विचार कौंधा। वो उठकर बैठ गई। कुछ सोचकर कपड़ों की गठरी बनाई, कुछ जमा रुपए लिए और चुपचाप दबे पाँव अम्मा और बच्चों को सोता छोड़कर घर से बाहर आ गई। अभी अंधेरा था। सड़क पर अकेले जाना उसे ठीक न लगा। किसी ने देख लिया, कुछ पूछ लिया तो क्या कहेगी। दिमाग भी सुन्न पड़ा था। कुछ सोच के उसने जंगल के रास्ते कदम बढ़ाए। धीरे धीरे अंधेरा सिमटने लगा था। जंगल पार करके सड़क पर आई तो सामने से कृष्णा आता दिखा। फिर सोचा शायद उससे गलती हुई है। सुबह सुबह वो यहाँ कैसे? सोच ही रही थी कि कृष्णा सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, मैं सुबह कुछ घरों में दूध देने भी जाता हूँ। कुछ रकम मिल जाती है, गुजारा अच्छे से हो जाता है। फैक्ट्री तो 9 बजे खुलती है, मैं 8 बजे तक निपटा लेता हूँ। पर इतनी सुबह तुम यहाँ कैसे? केसर फूट फूट कर रोने लगी और कल का किस्सा बताने लगी। कृष्णा समझाते हुए बोला, तुझे अभी भी उसी नर्क में रहना है। केसर ने अपना फैसला सुना दिया। कृष्णा ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा, घबराने की बात नहीं है, मैं तेरा पूरा साथ दूंगा। अभी फैक्ट्री चलते हैं, रोज की तरह काम करेंगे। किसी को शक ना हो, छुट्टी के बाद तू सेवा सदन के पीछे वाले जंगल में मेरी बाट तकना। मैं भी घर से कुछ कपड़े और सामान लेकर जल्दी ही वहाँ आ जाऊँगा। डरना मत, वहीं रुके रहना।
काम खत्म करके कृष्णा जल्दी जल्दी साइकिल के पैडल मारता हुआ अपनी कोठरी पर पहुंचा। अकेला रहता था तो कोई पूछने वाला नहीं था। फुर्ती से कपड़े और सामान समेटा। साइकिल भी किराए की थी, वो भी दुकान पर दे आया। लंबे लंबे डग भरता हुआ सेवा सदन की ओर बढ़ने लगा। उधर केसर भी एक बड़े से पत्थर पर अपनी गठरी समेटे बैठी थी। अंधेरा होने लगा था। केसर थोड़ा डरने लगी थी। एक बार तो सोचा वो कुछ गलत तो नहीं कर रही, पर अपनी दुर्दशा याद करके उसने मन पक्का किया और जम के बैठ गई। थोड़ी देर में कृष्णा भी आ गया। इससे पहले कि केसर तक पहुंचता वो चीख मारकर पीछे हट गया। क्या हुआ? केसर ने पूछा। अरे बावली, देखा नहीं जिस पत्थर पर बैठी है उसी के पीछे कितनी बड़ी नागिन है। वो तो अपने अंडों पर बैठी थी, इसलिए डसा नहीं, वरना तेरा काम तो आज यहीं तमाम हो गया था। अचानक केसर के दिमाग में भी बिजली सी कौंधी। एक नागिन मुझे डसने के लिए सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ी क्योंकि वो अपने बच्चों की देखभाल में लगी थी, और मैं एक औरत, एक माँ। लानत है मुझ पर जो अपने बच्चों को छोड़ कर जा रही थी। उसने तुरंत कृष्णा से अपना हाथ छुड़ाया। माधो से निपटना उसे सीखना होगा। उसमें बच्चों का क्या दोष? वो आज ही माधो के घर से जाने को कह देगी, जिसे न उसकी चिंता, न उसकी बच्चों की, न अम्मा की। उसका घर में कोई काम नहीं। मन को दृढ़ करके केसर घर की ओर लगभग भागने लगी थी। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।